हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए आरआरबी एलपी टेक्नीशियन एग्जाम के लिए टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। ये 2018 से 2023 तक जितने भी रेलवे के एग्जाम में है, उसमें जितने भी प्रश्न आए गए, इन सभी प्रश्नों को इंक्लूड किया गया है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है, ध्यान दीजिएगा। यदि आप 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखे हैं, तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है सबसे पहला प्रश्न, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह, बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन राइट होगा। फ्रेंड, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं रेलवे एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में और एनटीपीसी में भी। तो बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा परावर्तित। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण जिसे वह परावर्तित करता है वैसा रंग होता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी मिल जाएगी आपको। सफेद रंग अपारदर्शी और परावर्तक होता है। यह अपने नीचे की चीजों को छिपाता है और रंग की परतों के माध्यम से प्रकाश को वापस सतह पर उछालता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा। बताइए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर हो जाएगा काला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। काला कैसे दिखाई देगा, चलिए इसको डिटेल में जानते हैं हम। यहाँ पर आपको डिटेल दिया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में। हरे पौधे हरे होते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल नामक एक वड़क होता है। क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के भीतर प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की एक निश्चित मात्रा को अवशोषित करता है। चूंकि क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम लाल रंग के समान लंबे तरंगदैर्ध्य क्षेत्रों में और दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम नीले रंग के समान छोटे तरंगदैर्ध्य के क्षेत्रों में प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आगे चलते हैं। आगे आपको दिया गया है, हरा प्रकाश अवशोषित नहीं होता है लेकिन परावर्तित होता है, जिससे हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, जिससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। पौधे सूर्य प्रकाश में हरे दिखाई देते हैं, तो इससे लाल प्रकाश में काला या भूरा दिखाई देना चाहिए, क्योंकि इसमें हरा दिखाई देने के लिए हरा तरंगदैर्ध्य प्रतिबिंबित नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। किसी परमाणु के द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या के अंतर को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राइट आंसर होगा द्रव्यमान छत्नी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, खासतौर से रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और आवेश नहीं होता है, किंतु प्रचक्रण होता है। क्यों दोस्तों, बताइए। किसके कारण होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, मेसान, किसके कारण होता है। तो राइट आंसर होगा न्यूट्रिनो के कारण। ठीक है, न्यूट्रिनो के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया है, न्यूट्रिनो नाम इसका इसलिए पड़ा है, ये न्यूट्रॉन ही होता है लेकिन इसका नाम न्यूट्रिनो पड़ गया है। क्यों होता है, यह देख लेते हैं क्यों होता है। क्योंकि यह विद्युत से निष्पक्ष न्यूट्रल है, इसमें बहुत न्यून द्रव्यमान और आवेश होता है, ये केवल प्रचक्रण करता है। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे प्रश्न में चलते हैं। किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है, कि शून्य से अधिक कोई भी मूल्य हो सकता है, कभी धनात्मक नहीं हो सकती। होता है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो राइट आंसर होगा सदा धनात्मक होती है। ध्यान दीजिए, किसी परमाणु में परिक्रमण कर रहे इलेक्ट्रॉनों की जो कुल ऊर्जा होती है सदा धनात्मक होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, किन किरणों के प्रकीर्णन से नाभिक के आकार का आकलन किया जा सकता है, बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर का अल्फा कण के। ठीक है, रदरफोर्ड ने जब नाभिक का खोज किया था तो अल्फा कण के प्रकीर्णन से ही नाभिक का खोज किया था। ठीक है, रदरफोर्ड ने। ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा, कक्षा 9-10 में पढ़े होंगे आप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जब कोई वस्तु दो समांतर दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या होती है, कितनी होती है फ्रेंड, बताइए। तो राइट आंसर होगा अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जब दो दर्पण एक दूसरे के साथ 0 डिग्री के कोण पर संरेखित होते हैं, अर्थात एक दूसरे के समांतर रखे जाते हैं, तो प्रतिबिंब एक अनंत संख्या होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की एक अनंत संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को दो समांतर दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब दो दर्पणों को एक दूसरे के समांतर रखा जाता है तो उनसे कई बार परावर्तन होता है। ठीक है,
तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं के लिए। ठीक है दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर करके परीक्षाओं में पूछा ही जाता है इससे संबंधित प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, दो समतल दर्पणों को 90 अंश के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे बताइए फ्रेंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहाँ पर दो समतल दर्पण है, ठीक है, और 90 अंश के कोण पर रखा गया है। ठीक है, तो इनके बीच यहाँ पर मोमबत्ती रखी जा रही है। ठीक है, तो बताइए इसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो यहाँ पर सीधा सीधा आंसर रहेगा, 3 ऑप्शन बनेंगे। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा ही जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए। बताइए दोस्तों, 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना कोण होना चाहिए। अभी मैं पिछले क्वेश्चन को मैं बताया हूँ कि 90 अंश पर आता है तो 3 प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा सीधा क्लियर है कि 90 अंश हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, 90 अंश रहेगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये जस्ट क्वेश्चन नंबर 8 का विपरीत प्रश्न है। यदि दो समतल दर्पण 90 अंश डिग्री को कोण पर रखे जाते हैं या रखे हैं तो उनके बीच बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या 3 होगी या 3 प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 अंश के कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तो उससे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे। बताइए दोस्तों, तो राइट आंसर हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। ठीक है, चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 5 छवियां एक दर्पण द्वारा बनी हुई छवि के दूसरे दर्पण के लिए वस्तु के रूप में कार्य करती है। यदि प्रतिबिंब घटना तब तक जारी रहती है जब तक कि किसी भी दर्पण पर इससे अधिक प्रतिबिंब नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है। बताइए फ्रेंड, ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है। बताइए दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिड। नाभिक किसी भी कोशिका, पौधे या पशु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकीय अंग होता है। पौधे की कोशिका में क्लोरोप्लास्ट प्लास्टिड आकार में सबसे बड़े होते हैं। प्लास्टिड कोशिकीय अंग होते हैं जो स्वपोषी कोशिकाओं के लिए अवश्य विभिन्न रासायनिक यौगिकों का उत्पादन एवं भंडारण करते हैं। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्ली और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। राइट आंसर होगा अंतःप्रदब्धी जालिका। ठीक है, अंतःप्रदब्धी जालिका होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फसलों पर आक्रमण करने की कीट की प्रायः कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है। राइट आंसर होगा केटल पिलर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, फ्रेंड यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। कैटरपिलर कीट बिल्कुल अपने माता पिता तितलियों या पतंगों की तरह, सभी कीटों की तरह उनके भी 6 पैर होते हैं, लेकिन उनके पास 5 जोड़ी छोटे छोटे हुक भी होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो उन्हें चीज़ों पर लटकने और लहर जैसी गति से चलने में मदद करते हैं। कैटरपिलर पौधों पर चढ़ने के लिए अपने पैरों में लगे छोटे हुक का उपयोग करते हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपकी परीक्षाओं के लिए, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। मूंगफली में होने वाले टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक है। बताइए दोस्तों, कौन सा कवक उत्तरदायी है। मूंगफली में जो टिक्का रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है। सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। मूंगफली के टिक्का रोग को पड़ चिट्टी रोग भी कहा जाता है। टिक्का रोग का कारक जीव सर्कोस्पोरा जीनस का जीव है, जिनका नाम सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा, सर्कोस्पोरा अराकिडिकोला। एक सर्वेक्षण के अनुसार टिक्का रोग संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत आदि सहित मूंगफली उगाने वाले सभी देशों में महामारी का कारण बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे चलते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है। वेरी सिंपल प्रश्न है, बताइए फ्रेंड। राइट आंसर का रेटिना। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, रेटिना का नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब निर्मित होता है दोस्तों, जो रेटिना द्वारा प्रतिबिंब बनाया जाता है वो कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए दोस्तों बताइए। तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, व्यक्ति की ऊंचाई आधी होनी चाहिए। समतल दर्पण जितनी बड़ी है उसका यदि आप समतल दर्पण में यदि अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपके लंबाई के आधे के बराबर समतल दर्पण होनी चाहिए। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर है तो इसके फोकस दूरी कितनी होगी बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। आप हल करके से देख सकते हैं। पी बराबर इसकी होती है जब 1/f होती है। ठीक है, मीटर में होता है ये, और सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 हो जाएगा ये। तो 100/2 करेंगे, यहाँ पर देखिए 100/2 करेंगे इक्वल टू आएगा 50। ठीक है, तो राइट आंसर होगा 50 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। प्रिज्म के प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है बताइए दोस्तों। राइट आंसर होगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। श्वेत प्रकाश की कितने रंगों से मिलकर बना होता है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा 7। श्वेत प्रकाश रंग है जो वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है, तो आप इसको भी याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से प्राथमिक रंग होता है बताइए दोस्तों। प्राथमिक रंग कौन होता है। तो राइट आंसर का वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से 3 मूल रंग कौन कौन से हैं बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर होगा नीला, हरा, लाल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, नीला, हरा, लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है बताइए दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है बताइए दोस्तों। वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है, कौन सा उत्तर सही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन का परिणाम नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है, कौन सा दर्पण डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है दोस्तों बताइए। तो राइट आंसर का होता है दर्पण, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दंत चिकित्सक आमतौर पर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को चम्मच की सतह के रूप में समझाया जा सकता है जो अंदर की ओर मुड़ी हुई होती है। अवतल दर्पण छवियों को बड़ा करने में सहायक हो सकते हैं, इसलिए दंत चिकित्सक अपने रोगियों के दांतों की बड़ी हुई छवि देखने के लिए इनका उपयोग करते हैं। ओके दोस्तों, तो आप इस पॉइंट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। वाहनों के अग्र दीपों में किस प्रकार का दर्पण का इस्तेमाल होता है बताइए फ्रेंड। राइट आंसर होगा परवलयिक, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। वाहनों की हेडलाइटों में परवलयिक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयिक अवतल दर्पण किसी दूर स्थित स्रोत से ऊर्जा को एकत्र कर उसे एक उभयनिष्ठ नाभिकीय बिंदु तक लाने में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। अब सारी लेंस वह होता है जो कीड़े फैलाता है, कीड़े एकत्रित करता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कौन सा उत्तर सही होगा दोस्तों बताइए। कीड़े एकत्रित करता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दिया, इसमें 30 प्रश्न दिया गया था, आगे परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासतौर से रेलवे के एग्जाम के लिए। यदि रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर देंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।